हम सभी को प्रकृति से बहुत प्यार है। ये बात अलग है कि हम इसकी कदर नहीं करते। कई लोगों का सपना होता है कि जंगल में उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जिसमें वो छुट्टियों में घूमने जा सके और नेचर के पास रह सके। लेकिन कई बार ये सब कुछ इतना सुंदर नहीं होता जितना लगता है, और इन सभी हुई घटनाओं के पीछे इंसान की लापरवाहियां और नासमझी ही होती हैं। आज की वीडियो में भी आप कुछ ऐसा ही देखेंगे, तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द हाउस इन फॉरेस्ट। बात उन दिनों की है जब रोहित कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से रोहित और बाकी सभी रोहित के साथ कैंप के लिए जंगल में गए थे। सभी ने सोचा था कि कैंप फायर में डांस करेंगे, गाना गाएंगे और फुल एंजॉय होगा। रोहित और उसके साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का काम दिया गया। रोहित निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक दृश्य को देखकर वह भटक गया। बाकी सभी आगे जा चुके थे और रोहित पीछे रह गया था। रोहित रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से रोहित पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ के नीचे खड़ा रोहित भीगने से बच नहीं पा रहा था। तभी रोहित की नजर कुछ ही दूर लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग पर गई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी न आई हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत से लोगों की परछाइयां रोशनी से भरी खिड़की से रोहित को दिख रही थी। रोहित तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। रोहित ने कई बार घर के मालिक को भी पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। रोहित को महसूस हुआ कि दरवाजा तो खुला है, इसीलिए वह अंदर घुस गया। रोहित ने थोड़ी दूर पर देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसने सोचा इस घर का मालिक यहीं कहीं होगा। वह दरवाजे के पास गया। उस कमरे के अंदर उसने एक महिला को दिखा। वह महिला नर्स जैसे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथों को सिंक में धुल रही थी। उस महिला ने रोहित को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? रोहित ने घबरा कर कहा कि दरअसल बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर बारिश से बचने के लिए आया हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया भी था मगर किसी ने जवाब नहीं दिया और दरवाजा खुला भी था, इसीलिए मैं अंदर आ गया। नर्स ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बहुत भीग गए हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है और वो तुम्हें कपड़े दे देगा। रोहित स्टोर रूम की तरफ चल दिया। वो अभी कुछ ही कदम चला होगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। रोहित चौंक कर पीछे पलट गया। रोहित ने सामने एक में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। उसे आदमी ने अपना नाम विनोद बताया और कहा कि ये उसका घर है। रोहित को सिस्टर जूलिया की कई बातें याद आई। उसने विनोद से वही बातें कही जो सिस्टर जूलिया ने उससे कही थी। विनोद सिस्टर जूलिया की कई बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? रोहित ने कहा, क्या मतलब है आपका? विनोद ने यह सुनते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और रोहित विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक साइड में बैठा सा बेड था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल थी जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 मैगजीन पड़ी हुई थी। कमरे में एक कोने पर एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर रोहित को दिया और एक कोने की तरफ इशारा करते हुए रोहित से कहा कि वहां बाथरूम है, जाओ और वहां जाकर चेंज कर लो। रोहित बाथरूम से कपड़े चेंज कर बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। उस पर एक कोने में लाल रंग के धब्बे पड़े हुए थे। इस चीज को देखकर रोहित को आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी डॉक्टर विनोद ने उसे बाहर बुलाया। डॉक्टर विनोद ने रोहित से कहा, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो? चलो कुछ देर बैठकर बात करते हैं। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। रोहित ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। विनोद ने यह बात सुनकर कहा कि कहाँ जाओगे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी बारिश को रुकने में थोड़ा समय है। रोहित और विनोद बातें कर ही
उसने कहा कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, हमें भी अपनी बात में शामिल करिए। विनोद ने सामने रखी ब्रांडी की बोतल को उठाया और ग्लास में डालने लगा और एक ग्लास रोहित की तरफ भी बढ़ा दिया। रोहित ने शुरू में थोड़ी आनाकानी करी, मगर फिर विनोद के ज्यादा जोर देने पर रोहित ने एक गिलास पी लिया। रोहित ने विनोद से पूछा कि आप दोनों यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों रहते हो? विनोद ने कहा, हमारे पास बस यही प्रॉपर्टी बची है, इसलिए हम दोनों यहाँ रहते हैं और जंगल में कोई प्रॉपर्टी लेना भी नहीं चाहता, इसलिए इसके अलावा हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। फिर रोहित ने जूलिया से पूछा कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? तब जूलिया ने कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं और अब सिर्फ पूरे परिवार में हम दोनों ही बचे हैं। पैसों की किल्लत की वजह से हम दोनों को ही हर महीने कोई ना कोई नया काम करना पड़ता है। रोहित ने अपनी हाथ में लगी घड़ी में समय देखा, जो कि 4:30 दिखा रही थी। उसे यहाँ आए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। रोहित को लगा कि अब काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो निकलने के लिए तैयार हो गया। रोहित निकलने वाला ही था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अंदर आने से पहले बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में लगी हुई खिड़की में 7 से 8 लोगों की परछाइयां देखी थी, जो कि खड़ी थी। उसने दोनों से पूछा कि यहाँ तुम दोनों के अलावा भी लोग रहते हैं? विनोद ने कहा, हाँ, यहाँ सिर्फ हम 2 ही रहते हैं। ये बात सुनकर रोहित ने बताया कि उसने 2nd फ्लोर पर कई लोगों की परछाइयां देखी थी। यह सुनकर विनोद ने जूलिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और रोहित से कहा कि चलो तुम खुद ही देख लो। रोहित ने कहा, ठीक है चलो। विनोद और जूलिया रोहित को लेकर ऊपर वाले कमरे में ले गए। दरवाजा खोलते हुए विनोद ने कहा कि अब जो तुम देखोगे वह बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, इसीलिए तुम इसे अपना अच्छा भाग्य मानो। रोहित ने सोचा कि ऐसा क्या है जिसे मुझे दिखाने के लिए ये लोग उतावले हो रहे हैं। दरवाजा खोलते ही रोहित ने अपनी आंखों के सामने बहुत ही दर्दनाक नजारा देखा। उसने देखा कि करीब 7 से 8 इंसानी शरीरों को एक लकड़ी से बांधकर टांगा गया था। उनके शरीर पर खाल नहीं थी और मांस के कई हिस्से बाहर पड़े थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के कान काटे थे। कई शरीर तो सड़ने की हालत तक पहुंच गए थे। इन सभी शरीर को एक पॉलिथीन के अंदर बहुत ही विचित्र तरीके से रैप किया गया था, जिससे कि सड़े हुए शरीरों की बदबू बाहर नहीं आ रही थी। रोहित को यह देखकर उल्टी आ गई। उससे अब धीरे धीरे चक्कर भी आ रहे थे। शायद ये उसी ड्रिंक का असर था जो रोहित ने पी थी। विनोद ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब अगली बारी तुम्हारी है। तुम भी मेरे आर्ट पीस कलेक्शन में से एक बनने